नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। और आज की एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में हम बात कर रहे हैं मिस्टर कोलिन शाह से, जो कि एमडी हैं कामा ज्वेलरी के। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। प्रोग्राम पे बुलाने जी के लिए थैंक यू। सर, बिल्कुल। तो सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जो वर्ल्ड की लीडिंग डायमंड कंपनी है डी बियर्स, उसने रफ डायमंड के प्राइसेस इसी साल में 50% तक घटा दिए हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? वजह बहुत सारे वजह है, एक नहीं है मेन। एक एक दो जो वजह है, एक है चाइना का डिमांड। चाइना जो पैंडेमिक के बाद खुला ही नहीं है अभी भी अच्छी तरह से। सो उसके कारण एक डिमांड में बहुत फर्क आ गया है और उसके कारण एक्सपोर्ट्स डाउन है, लगभग 30-35% एक्सपोर्ट्स डाउन रहे अप्रैल टू अगस्त। तो एक मेन कारण है चाइना। दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर और जो सैंक्शंस है रशिया पे, तो उसके कारण जो इम्पोर्ट ऑफ रफ है वो भी 30% डाउन है, बिकॉज एल्रोजा एक बड़ा सप्लायर रहता था। तो आज जो एक बड़ा सप्लायर रहता था छोटे हीरो के लिए स्पेशली, तो वो वापस अभी सप्लाई नहीं आ रहा है मार्केट में। तो उसके कारण भी बहुत एक डिसरप्शन हो गया है हमारे इंडस्ट्री में। तो एक है जो 1 कैरेट प्लस के साइजेस थे, उसका मेन मार्केट था चाइना, और वहां पे डिमांड बहुत डाउन है। और एक है जो पतले माल का सॉस रहता था, जो आज 1 सेंट से 1 कैरेट का डायमंड जो एल्रोजा रशिया से मेनली आता था, वो आज चला गया है 30% माल। सो ये दोनों के कारण एक मार्केट में बहुत तनाव है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो यूएस में इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है, यूरोप का मार्केट भी इतना खास नहीं पैंडेमिक के बाद लास्ट 1-2 साल से। लग्जरी एंड ठीक है, बट लग्जरी एंड आज हमारे इंडस्ट्री के लिए 10% है। तो 90% माल तो वही है जो मिडिल क्लास आज खरीदता है दुनिया भर में। और वो हमारे जो मेन मार्केट्स है, सब जगह डिमांड का इशू है। सर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट में डायमंड के प्राइस कट हुए हैं, इसका जो असर है वो रिटेल में भी दिखाई देगा? क्या लोगों के लिए ज्वेलरी सस्ती हो जाएंगे डायमंड की? देखो, अगर आप अलग अलग मार्केट देखो वापस, तो यूएस और यूरोप में ऑलरेडी सस्ता हो गया है, रिटेल एडजस्ट तो किया ही है सबने बिटवीन 5 to 10%। और इंडिया में भी रिटेल तो एडजस्ट हुआ ही है। लास्ट आप अगर 1-2 साल में देखोगे तो आज 1 कैरेट प्लस साइजेस है जो जाड़ा माल है, क्योंकि हमारे जो मेन बेंचमार्क है वो रैपोपॉट का प्राइस लिस्ट रहता है। और वो रैपोपॉट का प्राइस लिस्ट लगभग 25-30% करेक्शन आया है लास्ट 1-2 साल में। सो लास्ट 2 साल का पीरियड देखो तो उतना प्राइस करेक्शन रिटेल पे भी हुआ ही है। तो सर, जिन लोगों ने जो डायमंड अप्रिसिएशन है, उन्होंने अप्रिसिएशन के लिए खरीदा था। तो क्या आपको लगता है कि जब एक तरफ डायमंड से लोग जब गोल्ड पहले लेते थे इंडिया में, उससे लोग धीरे धीरे डायमंड की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। अब जो ये डायमंड में प्राइस कट हुआ है, एक तो ये कि वो जो अप्रिसिएशन के लिए उन्होंने लिया था उन्हें क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या फिर से हमें गोल्ड की तरफ रुझान देखने को मिल सकता है? सी, आज सोना और हीरा का जो बायर है वो हमेशा अलग रहा है। आज गोल्ड देखो, आप देखोगे तो इंडिया का इंडिपेंडेंस जब से 75 ईयर्स अपने हो गए देश के, हर साल 5% बढ़ा है। ओके। तो जैसे रुपी डेप्रिशिएट हुआ है वैसे गोल्ड का अप्रिसिएशन हुआ है। सो गोल्ड का जो एक और गोल्ड कैसा है कि वो आप रात को 12 बजे भी बेचना है तो आप बेच सकते हो और आप कैश आउट कर सकते हो, राइट। तो सोने का जो खरीदार है वो लगभग ऐसे बहुत समझो पूरा देश है। आज गांव गांव में भी आज एग्जैक्ट। हॉल मार्किंग का डेटा आप देखोगे तो लगभग 1.5 लाख रिटेलर जुड़े हुए हैं। 25 स्टेट में हॉलमार्क ज्वेलरी जा रहा है लगभग। आज 1.5 लाख रिटेलर मीन बहुत रिटेलर होता है। आज जैसे कंपैरिजन आपके व्यूअर के लिए दे सकूं तो यूएस में आज 15,000 रिटेलर है हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी के पूरे अमेरिका के देश में, राइट। इंडिया में आप सोचो 1.5 लाख रिटेलर सोना बेच रहे हैं, 10 गुना। और अपना इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर है तो वो 25 है। बहुत एक फर्क भी है दोनों इकोनॉमी में। तो आज गोल्ड ज्वेलरी कैसा है, देश भर में गली गली में खरीदारी कर सकते हो आप, माल आपको रात को बेचना है। अब डायमंड का जो पेनिट्रेशन है, ओके, आज अपने देश में लगभग 10% पॉपुलेशन भी नहीं है जो हीरा खरीद रहा है। तो वो जो हीरा खरीद रहा है वो दो टाइप के आज बायर है। एक है जो एवरीडे ज्वेलरी ले रही है, आपके जैसे जो ऑफिस जा रही है वर्किंग वुमन, 10-20-30 हजार की आइटम जो ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, अच्छा लगने के लिए है।
यू नो। सो वो है कि उसमें वो बायर इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहा है, वो फैशन ज्वेलरी टाइप है। अच्छा, दूसरा है बायर जो मैं सोचता हूँ कि इंडिया का शायद 1% भी नहीं होगा, जो आज 1 से 10 कैरेट के डायमंड खरीदी कर रहा है। और वो खरीदी कर रहा है अपने बेटी को देने के लिए, वाइफ को देने के लिए, कि इन्वेस्टमेंट के कारण, जैसे आपने बोला उसके पास वो पैसा है 10 लाख 50 लाख और उसको एक डायमंड वो खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट के कारण। अब वो क्या है, वो इन्वेस्टर ज्यादातर लॉन्ग टर्म ही देखता है, और लॉन्ग टर्म में नेचुरल डायमंड का प्राइस वापस आ जाएगा। ऐसे हम लोग ने एटलीस्ट मेरे करियर के लास्ट 25-30 साल में ये 4 बार ऐसा देखा है कि 2001 था, 2008 था, पैंडमिक के बाद, राइट, कि एकदम गिरावट आई, और फिर 12 से 18 महीने में रिकवरी होके वापस अप्रिसिएशन भी हुआ। तो ये जो बायर है वो, उसको मालूम है, क्योंकि ये 30 साल में ये चौथी बार हुआ है। तो सर हम अगर फेस्टिव सीजन की बात करें, फेस्टिव सीजन आने ही वाला है, तो आपको क्या उम्मीद है कि जैसे कि आप कामा ज्वेलरी के एमडी हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि सीजन में सेल्स कितनी बढ़ने की उम्मीद है आपको, अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो? पिछले साल के मुकाबले अगर देखेंगे तो लगभग 5 to 10% ऐसे लग रहा है कि ये दिवाली इतनी स्ट्रांग रहेगी। देखो स्टॉक मार्केट स्ट्रांग है, और पैसे तो खूब बन रहे हैं देश भर में, आप देखो तो मूड अच्छा है देश में। अब एक ही चीज है जो थोड़ा हमारे बिजनेस को अफेक्ट शायद करेगा, शायद, इसके ये इलेक्शन ईयर भी है। तो अगले 1 साल में 8 बड़े स्टेट इलेक्शन में जा रहे हैं, और उससे माहौल थोड़ा चेंज तो होता ही है, राइट। सो जी। बस वो, उसका इफेक्ट क्या आएगा ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज हर महीना शायद चेंज हो जाएगा। बट अगर आप देखोगे तो शादी इतनी ही है जितनी लास्ट ईयर थी। बहुत अच्छा बम्पर वेडिंग सीजन ऐसे लग रहा है, आई डोंट थिंक उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। स्पेंडिंग जी। भी अच्छा खासा हो रहा है शादियां पे, कपड़े, ज्वेलरी, ऑल दैट। सो हम ट्रेड की तरफ से तो बहुत पॉजिटिव है कि एटलीस्ट लास्ट ईयर से 5 to 10% ग्रोथ रहेगा, ज्यादा भी रह सकता है अगर इलेक्शन का इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा तो। आपने सही कहा कि लोग जो डायमंड खरीद रहे हैं वो चुनिंदा हैं, जिनको अब ज्वेलरी पहनने का उतना शायद शौक कम हुआ है, बिकॉज वो वर्किंग है इस वजह से। तो क्या आपको गोल्ड में कितना रुझान दिख रहा है, और उसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस आपको कितना अब दिख रहा है आने वाले सीजन के टाइम पे, अगर मैं बात नहीं, गोल्ड करूं? का जैसे आज आज की तारीख पे मींस, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रेड में हूँ के और कुछ बराबर, बट टेक्निकली अगर आप डेटा देखोगे तो अगर यूएस का इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इतने हाई रहे हैं तो गोल्ड बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ा नहीं है। वही वो 1900-2000 डॉलर के रेंज में ही आज भी वो ऐसे रेंज बाउंड हो गया है। बट अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो अगले 12 से 18 महीने में गोल्ड बहुत अप्रिसिएट होना चाहिए। ओके, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा है कि ब्याज घटेगा। ओके, लास्ट अगर अगले 1 साल में देखो तो इंटरेस्ट रेट इंडिया में कि अमेरिका में, यूरोप में, किधर भी वो घटने वाले नहीं लग रहे। तो अगर इंटरेस्ट रेट इतना हाई रहा तो गोल्ड इज द बेस्ट बेट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो वो बढ़ना चाहिए, और सारी सेंट्रल बैंक्स वो खरीदारी कर रही है। बट वो रेंज बाउंड आज की तारीख में, जो हम लोग को भी, जो ट्रेड के वैसे सो कॉल्ड हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो हर रोज ये डेटा देख रहे हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है कि ये क्यों बढ़ा नहीं, ये बढ़ना चाहिए था। डायमंड की बात करूं मैं, तो एशिया के 80 से 90% जो डायमंड्स है वो कट और पॉलिश होते हैं सूरत में, गुजरात में। तो ऐसे में ये जो अभी जो डायमंड में जो प्राइस का फॉल आया है, क्या इससे वहां के व्यापारियों पर क्या असर हो सकता है, और वो उनके लिए अच्छा होगा या बुरा, इस पे आप थोड़ा कुछ बताएं। नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया, देखो जितने व्यापारी है और डायमंड ट्रेड में लगभग जो से ऊपर की 25-30 कंपनी है, जिसके हाथ में आज मे बी 70-80% जो इंडस्ट्री है वो ऊपर की 30-40-50 कंपनी के हाथ में है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में होगा, राइट। अब उनकी बड़ी फैक्ट्रीज है और जो लाखों लोग एम्प्लॉयड है सूरत में, वो लगभग उनके लिए हाँ है 20-30% जो बहुत छोटे हैं। बट लगभग जो बड़े लोग हैं वो, उन्होंने ये लास्ट, जैसे मैंने बताया, 25-30 साल में ये चौथी पांचवी बार देख रहे हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि पहली मंदी है, और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट है। सो पहली भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है। तो हर टाइम जब ये मंदी आती है तो जैसे कोई भी धंधे में लोग करते हैं, कॉस्ट कटिंग, थोड़ी रफ कम कर रहे हैं, थोड़ी लेकिन ये डिमांड पिछले कोविड के बाद से ही कम चल रही है डायमंड की, तो नहीं, डायमंड के पैंडेमिक के बाद 1 साल बहुत अच्छा चला, बिकॉज रिवेंज शॉपिंग हो रहा था।
और उसके कारण लास्ट ईयर थोड़ी रिटेलर्स ने बाइंग भी, खरीदारी भी ज्यादा की, और उसका इफेक्ट भी हम लोग ये साल देख रहे हैं, क्योंकि इतना रिटेल पे वो लोग ने माल थोड़ा ओवर बाय कर लिया इन द होप के वो पैंडेमिक के बाद जैसा ही ग्रोथ रहेगा, जो नहीं रहा लास्ट ईयर। और आज वो 6 महीने से खरीदारी इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इन्वेंट्री बहुत है, राइट। तो एक बार ये सीजन निकल जाएगा, फिर वापस जनवरी फरवरी से नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो आज सूरत में जितने भी हीरे वाले हैं, उनको मींस आज फैक्ट्री एक से 100 टके पे चला रहे थे, कि 120 टके पे चला रहे थे, ओवर टाइम नाइट संडे करके, वो आज 70-80% पे है। बट ऐसा नहीं है कि क्राइसिस सिचुएशन है। और सर जैसे कि डायमंड इंडस्ट्री में अभी जो आपने बात की कि अमेरिका में फिलहाल ये जो आपने उसके कारण बताए इसके प्राइस फॉल के, इसमें एक कारण ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी खबर है कि अमेरिका में लैब ग्रोन डायमंड्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और इसमें हमारे देश से भी जो एक्सपोर्ट होता था पिछले 5 साल पहले वो 1% था, तो अभी वो 9% बढ़ गया है, यानी कि वो 1 से 9% पे चला गया है। तो इसमें टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और ये लैब ग्रोन डायमंड क्या रफ स्टोन जो रफ डायमंड्स हैं क्या उनको रिप्लेस तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रफ कट डायमंड्स है, बट इनकी डिमांड जो धीरे धीरे बढ़ रही है इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? देखो इम्पैक्ट तो है ही, ऑलरेडी ये साल ही आ गया है। सो आज जितने भी कस्टमर्स है, आज कुछ कस्टमर है जो लैब ग्रोन कस्टमर हो गए हैं, और जो कुछ है जिनको नेचुरली चाहिए। सो ये जैसे से 1 2 3 साल अगर आप आगे देखो, तो ये ऐसा ही रहेगा, बिकॉज ये पुराने जो क्राइसिस आए थे उसमें क्या था, हमारे वो एक्सटर्नल फैक्टर थे। कि 2001 में आप देखो, कि 2008 में देखो, कि पैंडेमिक कोविड था, और कोविड चला गया तो हमारे इंडस्ट्री जैसे सब इंडस्ट्री रिकवर हुई वैसे हुई। अब ये लैब ग्रोन क्या है, ये हमारी इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है, राइट। सो आज लैब ग्रोन अब यहाँ ही है, और वो रहने ही वाला है। और आई थिंक जो कस्टमर है, जो हमको लगता है वैसे, वो ऐसा नहीं है कि आइदर लैब ग्रोन लेगा कि नेचुरल लेगा। ओके, वो लैब ग्रोन भी लेगा, नेचुरल भी लेगा, जैसे समय जाएगा। आज अगर उसको कुछ इमोशनल ओकेजन पे वो ले रहा है जिसपे कुछ सेंटिमेंट अटैच्ड है, तभी वो शायद नेचुरल लेगा। और जब वो ऐसे ही फैशन की आज पार्टी है और कुछ पहनना है, तो वो लैब ग्रोन लेगा। वैसे हमको लग रहा है होगा अगले 1 2 3 साल में दोनों चलेंगे। दोनों का एक इंडस्ट्री, जैसे आज आप लेदर इंडस्ट्री देख लो, तो हम्म। आज ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक लेदर आ गया तो नेचुरल चल नहीं रहा है। नेचुरल भी उतना ही चल रहा है, वो भी इतना ही डिमांड में, और सिंथेटिक भी, दोनों ऐसे विजुअली तो आप देखो दोनों एक से एक लगते हैं। तो ये ज्यादा इमोशनल सेंटिमेंट वैल्यू से दोनों ही चलेंगे, बट अभी तनाव है इंडस्ट्री में। प्राइस डिफरेंस लेकिन दोनों का काफी है, तो प्राइस डिफरेंस को लेकर मे बी इसमें चीजें हो सकती हैं। बट इसके अलावा सर जैसे कि इंडिया लैब ग्रोन डायमंड्स में भी इंडिया मुझे लगता है उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, और ऑलरेडी हम भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा नंबर है हमारा, इसमें तीसरा बड़ा मार्केट है लैब ग्रोन डायमंड्स को लेके। तो इसमें जो ये शिफ्ट है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने से लैब ग्रोन डायमंड की जो मतलब जब वो बढ़ेंगे तो उससे जो लेबर क्लास है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और जो अभी वहां लोग काम कर रहे हैं वो जो आपने कहा जो 20 से 30% लोग हैं जिन पे फर्क पड़ेगा, वो जो 20 से 30% लोग हैं क्या वो उस टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, और इसलिए देखो टेक्नोलॉजी का अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल चाहिए तो आप यूएस ही देख लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गया, आज एप्पल, गूगल, फेसबुक, आप जितने भी टेक कंपनीज लास्ट 10 20 साल से वहां पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा सबको 10 साल में ऐसे ही लग रहा था कि वहां पे जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम होगा, सब रोबोट करेगा, प्रोग्राम ही कर लेगा, ड्राइवरलेस कार्स आ रही है, बराबर है। बट आज यूएस का ही आप डेटा देखो, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो पे चल रहा है। वहां पे लोग नहीं मिल रहे हैं, फैक्ट्रिया में कोई काम करने को नहीं है। सो आई थिंक इंडिया में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पूरा देश ही अगले 3 4 साल में से प्रोस्पेरिटी की तरफ भाग रहा है। तो शायद आज ये इंडस्ट्री में कोई ऑटोमेशन के कारण अगर 10,000 जॉब कम हो गए, दूसरा कुछ आ जाएगा जहाँ पे उनका डिमांड आ जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो चलता ही रहेगा। आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी से इतना फर्क पड़ेगा। देखो आज सूरत में भी, आज सोचो कि एक्सपोर्ट 30 टका डाउन है नेचुरल में, बट लैब ग्रोन का जो इंडस्ट्री है, वो कारीगर वहां पे कटिंग एंड पॉलिशिंग कर रहे हैं, तो उनका तो नौकरी हो गया, यू नो व्हाट आई मीन। इतना मीन्स फर्क शायद पड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं पड़ा है, बट वो इक्वलाइज हो रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। जी, मेरा सर आखिरी सवाल ये था
कि आपके अगले 5 सालों के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? हमारे कंपनी के देखो, हम लोग एक B2B मैन्युफैक्चरर है जो लगभग बड़े रिटेलर्स को इंडिया, US, यूरोप, गल्फ सब जगह बेचते हैं, राइट। हम उनके लिए को क्रिएशन भी करते हैं, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स बनाते हैं, और यू नो उनके लिए बहुत सारा E-कॉमर्स, डायरेक्ट टू कस्टमर शिपिंग भी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है। सो अगले 5 साल में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एज अ मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान से, इज गोइंग मोर टुवर्ड्स D2C। तो जो D2C का जो बिजनेस मॉडल है, E-कॉमर्स का बिजनेस मॉडल है, डिजिटल, उसके तरफ और हमारी कंपनी जाएगी अगले 5 साल में। जी सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।